लेकिन कर्नाटक में और इसलिए अरे छोड़ो ना, कर्नाटक जीत गए, ठीक है, हो गया, क्यों नहीं हारे? जीत गए, ठीक है। कर्नाटक कोई बेंचमार्क नहीं है भैया। ये वो दोगले लोग हैं जो केरला स्टोरी को बैन करने की कई राज्यों में बात करते हैं। भैया बजरंग बली को मानने वाले संगठन को बैन करना, एक शांति प्रिय संगठन को बैन करना और किसी आतंकवादी संगठन से उसकी तुलना करना, जो सीरिया में आतंकवादी बनाकर भेज रहे हैं, जो हनुमान जी के मानने वालों पर बैन लगाने की बात करेगा, वो बात इस देश की मूल संस्कृति के विरोध में है। तो सुना आपने कैसे कांग्रेस पर पूरे गुस्से के साथ वार कर रहे हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़। अमूमन अपने विरोधियों को शांतिमय तरीके से जवाब देने वाले धनखड़ साहब ने बीते दिन मानो आपा खो दिया हो। रोहतक में पत्रकारों ने जब उनसे कर्नाटक में कांग्रेस की जीत और भाजपा की हार पर सवाल करना शुरू किया तो वो आग बबूला हो गए और सीधा ये कह दिया कि कर्नाटक कोई बेंचमार्क नहीं है, जीत गए तो जीत गए, उसको छोड़ो। इससे साफ जाहिर है कि अध्यक्ष जी कर्नाटक में अपनी पार्टी की हार को पचा नहीं पा रहे। हालांकि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत का असर हरियाणा पर होगा या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। मगर महज सवाल पूछने पर ही अगर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष यूं अपना आपा खोने लगे तो समझ लीजिए कि कर्नाटक में मिली हार का गहरा आघात लगा है। ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं कि जब धनखड़ साहब से कर्नाटक को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने लगभग पूरे 7 मिनट तक कांग्रेस को खूब लताड़ लगाई, और लताड़ भी कोई ऐसी वैसी नहीं बल्कि फुल फॉर्म में पूरे जोश के साथ उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला। इस हमले के दौरान उनके हाव भाव देखकर लगा कि वो कर्नाटक के नतीजों से दुखी हैं और अब कांग्रेस पर भड़ास निकालकर अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश में लगे हैं। आगे आप खुद सुनिए कि धनखड़ साहब ने कर्नाटक के सवाल पर किस तरह आग बबूला होकर जवाब दिया। क्या कर्नाटक से बीजेपी सबक लेगी? देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वो एक जिसको मैं कहूंगा कि यहाँ की राष्ट्रवादी पार्टी है और हमारे पास राष्ट्रवाद से ऊपर कुछ नहीं है। नेशन फर्स्ट और बहुत सारी पार्टियों ने, खास करके कांग्रेस पार्टी ने, मैं कहना चाहता हूं, शासन में आना एक अलग बात है। शासन तो पहले भी कांग्रेस पार्टी बहुत वर्षों तक करके गई, लेकिन इतने वर्षों तक धारा 370 कांग्रेस पार्टी ने क्यों बनाए रखी, ये सवाल हमेशा खड़ा करेंगे। जब पटेल जी सोमनाथ का मंदिर बना सकते थे तो नेहरू जी ने राम मंदिर क्यों नहीं बनवाया? कांग्रेस के बाकी नेताओं ने क्यों नहीं बनवाया? नेताजी ने जहाँ झंडा फहराया था उसको डी सेरेमोनियल क्यों किया गया? नेताजी को जो सम्मान मिलना चाहिए था आजाद भारत में वो क्यों नहीं मिला? देश के क्रांतिकारियों को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो क्यों नहीं मिला? इन मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं छोड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी ऐसे फॉरगॉटन हीरोज को पब्लिक डोमेन में लेकर आएगी। भारतीय जनता पार्टी इस राष्ट्र के जो श्रद्धा के केंद्र हैं उन सब का पुनरुद्धार करेगी, उनके लिए काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी बाकी मुद्दों पर भी काम करती है। आर्थिक दृष्टि से हम देश को 5वीं लेवल की इकोनॉमी पर लेकर आए हैं। ढांचागत सुविधाएं हम वर्ल्ड लेवल की बना रहे हैं। हम दुनिया में हमने अपने नेतृत्व की पहचान बनाई है, G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं। इसलिए ऐसे किसी मुद्दे को बीजेपी छोड़ने वाली नहीं है। और कांग्रेस पार्टी ने जो इन मुद्दों की उपेक्षा की थी, लगातार इन मुद्दों को उठाएंगे और बताएंगे देश को। लेकिन बजरंग बली का और बजरंग दल से क्या? जब तक वोट नहीं गिरे थे तब तक हनुमान जी का अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा था। पूरे देश में आप लोगों ने प्रोटेस्ट की, आज क्यों नहीं किया जा रहा? देखिए, निश्चित रूप से अगर किसी पार्टी की किसी हमारे देव के प्रति इस प्रकार की सोच है तो सदा उसकी निंदा होगी और सदा उसकी निंदा करेंगे। ये वही लोग हैं जो घर में बैठ के बाहर कहते हैं हम राम को मानते हैं और 21 वकील उसके विरोध में खड़े करते हैं। ये वही लोग हैं जो इन आराध्य देवों को मानने वाले संगठनों पर बैन लगाने की बात करते हैं और आतंकवादी संगठनों का बैन हटाने की बात करते हैं। ये वो दोगले लोग हैं जो केरला स्टोरी को बैन करने की कई राज्यों में बात करते हैं और कोई हमारे खिलाफ कोई अगर वो चीज आती है तो कहते हैं जनता को दिखना चाहिए, जाना चाहिए, पता लगना चाहिए, और बाद में दुबक जाते हैं जब कोई ऐसी चीज आती है। तो ये हमेशा जो माइनॉरिटी की अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कई लोग कर रहे हैं, ये देश के सामने आना चाहिए और देश के सामने इसको रखते रहिए। लेकिन बजरंग बली कैसे हो सकता है? भैया, बजरंग बली को मानने वाले संगठन को बैन करना, एक शांति प्रिय संगठन को बैन करना और किसी आतंकवादी संगठन से उसकी तुलना करना, जो सीरिया में आतंकवादी बनाकर भेज रहे हैं।
कर्नाटक की जनता तो ऐसे नहीं भैया, ऐसा नहीं है। एक समय की, एक घटना की, एक चुनाव का विषय नहीं है, ये राष्ट्रीय मुद्दे हैं। और ये राष्ट्रीय नहीं भैया, ये राष्ट्रीय मुद्दे सदा रहेंगे बीजेपी के, और बीजेपी प्रखरता के साथ इन राष्ट्रीय मुद्दों पर बोलती रहेगी। और जो इन राष्ट्रीय मुद्दों के, हम तब भी बोलते थे जब हमारे 4-5 सांसद थे, हम तब भी बोलते थे जब हमारे 2 सांसद थे, हमारे मुद्दे नहीं बदलेंगे। हम इन्हीं मुद्दों पर बोलेंगे, इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे और इन्हीं मुद्दों पर लेकर देश को आगे बढ़ेंगे। चुनाव के परिणाम आते हैं, विजय भी होती है, पराजय भी होती है। भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे शाश्वत हैं और इन्हीं मुद्दों पर आगे बढ़ेंगे। पटेल ने आरएसएस पे बैन लगाया था। या कांग्रेस कुछ भी कहे, मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात बताइए। से भटकाने वाली नहीं, कांग्रेस को छोड़िए, कांग्रेस अपनी बात। सर, आरएसएस पे पटेल ने बैन लगाया था, बजरंग दल पे कांग्रेस ने अभी चुनाव के वादा किया था, लेकिन इसमें तो संगठन है, इसमें देव कहाँ से आ गए? नहीं भैया, संगठन जो मेरे देवता को मानने वाले संगठन, जो एक अच्छाई के लिए काम करने वाले संगठन। भैया एक मिनट, ये राष्ट्र कैसे बना है? ये राष्ट्र कैसे बना है? इस राष्ट्र के बनने का आधार क्या है? इस देश की कल्चर क्या है? इस देश के महापुरुष कौन है? जो हनुमान जी के मानने वालों पर बैन लगाने की बात करेगा, वो बात इस देश की मूल संस्कृति के विरोध में है। सदा उसके विरोध में बात करेंगे और उसकी निंदा करेंगे, लेकिन ये गलत है। ये देश धर्म के नाम पर ही धर्मनिरपेक्षता पे बना था सर। मैं बताता हूँ, ये देश धर्मनिरपेक्षता की जो बात कह रहे हैं उसको समझ लीजिए। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है सर्वधर्म समभाव, और जिनको सर्वधर्म धर्म समभाव की समझ है वो जरा जाकर देखें कि इस देश में जो इसकी मूल संस्कृति है, और मुझे ये कहने में कोई आपत्ति नहीं, हिंदू संस्कृति है, वही सर्वधर्म समभाव की है। हिंदू संस्कृति ये घोषणा नहीं करती अपने तीर्थ में से, अपने मंदिर में से कि एक यही देवता है और इसी की पूजा करो, और इसको नहीं मानोगे तो काफिर हो, ये नहीं कहते। ये कहते हैं, हिंदू ऋषि ये कहता है किसी भी रास्ते से आओ तो मेरे तक आते हो। ये घोषणा, यही घोषणा जो है मैं कहूंगा सेकुलर है, और जो कहता है मेरे ही रास्ते से आओ वो सेकुलर नहीं है, वो कहीं ना कहीं अटकाती है कि मेरे ही रास्ता ठीक है। केवल मेरे ऋषि ने ये कहा मेरे रास्ते से आओ, वही किसी भी रास्ते से आ सकते हो, ये हिंदू ऋषि कहता है। और यही इस देश की मूल कल्चर है, मूल संस्कृति है। मेरा ऋषि कभी नहीं कहता कि ये किताब आखिरी है, रामायण और महाभारत। मेरा ऋषि कहता है आत्म दीपो भवै चरय वेती। कोई 1600 साल पुरानी, कोई 2500 साल पुरानी किसी किताब पर मेरा ऋषि ठहरने की नहीं कहता। लेकिन कर्नाटक में, और इसलिए अरे छोड़ो ना, कर्नाटक जीत गए, ठीक है, हो गया, क्यों नहीं हारे? जीत गए, ठीक है। कर्नाटक कोई बेंचमार्क नहीं है भैया, हो गया आपका ये कहना है कि नहीं, हमारा हिंदू जो है भैया देश की मूल संस्कृति वही है। नहीं भैया, हमारी कल्चर है, हम इस कल्चरल नेशनलिज्म पर बीजेपी की घोषणा है। हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को मानकर चलते हैं, यही हमारा राष्ट्रवाद है। और दुनिया के राष्ट्र, अगर आपको हम उस प्रकार का राष्ट्र नहीं मानते, हम ये मानते हैं कि देश अगर बना है इस कल्चर के कारण बना है, और इस कल्चर के कारण खड़ा हुआ है। इस कल्चर पर आधारित ये देश है। इस देश में आप देखेंगे कि रामेश्वरम भी है, केदारनाथ भी है, सोमनाथ भी है, शिव सागर भी है। इस देश में 51 शक्तिपीठ है। इस देश में 12 ज्योतिर्लिंग है। ये देश की पूरी कल्चर, भाषाएं अलग अलग होगी, इस देश की कल्चर एक है। इस देश में भाषाएं अलग अलग होगी, साहित्य एक है। दक्षिण का ऋषि भी वही बोलता है, उत्तर का ऋषि भी वही बोलता है। सदगुरु और रामदेव के प्रवचन में फर्क नहीं मिलेगा आपको। ये सारा देश एक कल्चर से बंधा हुआ है। राम राम करके किसी भी राज्य में आप जा सकते हो, इसलिए राम हमारे आराध्य देव हैं। इसलिए जनवरी में राम के मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, आप सबको आमंत्रित करता हूँ।